गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 1 के यूनिट 1 में जो लिक्विड स्टेट चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें आपने अ, अंतराण्विक बल क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं आप। आज मैं आपको जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, अर्थात जो संरचनात्मक अंतर पाया जाता है ठोस, द्रव और गैस में, उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो लिक्विड स्टेट है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट है, मतलब कि सॉलिड स्टेट का ही विस्तारित रूप है, या ये भी कह सकते हैं कि मोल्टन फॉर्म ऑफ द सॉलिड स्टेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अर्थात जो अंतर आणविक दूरी होती है वो गैस में बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल, अणुओं के मध्य दूरी अधिक होने पर आकर्षण का माल दुर्बल हो जाता है, जिससे कि जो उनके मध्य जो खाली स्थान है वो अधिक हो जाता है। ऐसे में जो गैस के अणु हैं उसमें 3 प्रकार का मोशन पाया जाता है। एक है ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेशनल। मोशन संभव हो पाता है क्योंकि उनके बीच में वॉइड्स का मान या खाली स्थान का मान अधिक होता है। परंतु जब हम गैस से उसको लिक्विफाई करते हैं, द्रव अवस्था में डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके बीच की दूरी जो है वो कम होने के कारण से जो फोर्सेस हैं, बल हैं, वो प्रभावी हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो है इसका मान बल की जो कोटि है वो लगभग 10 गुना अधिक हो जाती है। तो ये स्थिति वह जब जो कि सॉलिड और गैस के बीच की है। ऐसी स्थिति में भी लिक्विड में या द्रव में अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। यद्यपि वो ठोस से अधिक होता है परंतु गैस से कम होता है और उसमें वाइब्रेटरी और रोटेटरी 2 प्रकार के मोशन संभव हैं। तीसरी अवस्था है हमारी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसमें कि एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है और अणुओं के बीच की दूरी जो है लगभग समाप्त हो जाती है। वो प्रबल आणविक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। इस कारण से उनमें जो गति है वो स्वतंत्र, मतलब मूव नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, केवल अपने मूल स्थान से ही वाइब्रेटरी मोशन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता है उसकी कम होती चली जाती है जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं और फिर लिक्विड से सॉलिड में आते हैं। दूसरा पॉइंट है वो है कि इनके बीच जो शेप और साइज़ है, शेप और साइज़ का मतलब है कि जो अणु हैं उनका जो आकार है वो लगभग स्थिर होता है। अणुओं का आकार या जिस भी पात्र में डाला जाता है वो गतियाँ जो है वो गैसियस फेज में तो संभव है परंतु लिक्विड में अपेक्षाकृत कम और सॉलिड में बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है, वहीं गैस का कोई भी आयतन नहीं होता। और यदि लिक्विड की बात करें तो उसे जिस भी पात्र में डाला जाता है वह उसी का ही स्थान घेर लेते हैं, वह स्थान जो है उनके द्वारा कवर कर लिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी अर्थात संपीड्यता। संपीड्यता का मान उनके बीच के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि सॉलिड जो होते हैं उसमें ये रिक्तता कम पाई जाती है, इसलिए संपीड्यता का मान कम होता है।
परंतु गैस में उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में जो संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है, उसका मान बहुत अधिक होता है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है उसका मान उसके बीच की दूरी से निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे हम उनको एक दूसरे के निकट लाएंगे, और निकट लाने का क्रम भी तब तक संभव है जब तक कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम हो, और अधिक निकट लाने पर यदि रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे उस निश्चित दूरी से और अधिक निकट नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है संपीड्यता सबसे अधिक गैसेस की होती है। संपीड्यता गुणांक जो कि मैंने इसमें बता रखा है कि इसका मान k = Vp - V0 अपॉन V0 के होता है। अर्थात एक निश्चित ताप पर यदि दाब में 1 इकाई वृद्धि की जाए तो किसी पदार्थ के आयतन में हुई कमी और उसके प्रारंभिक आयतन जो कि V0 के द्वारा दिखाया गया है का अनुपात संपीड्यता गुणांक कहलाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं k = Vp - V0 अपॉन V0 है। तो दाब में इकाई परिवर्तन किया गया है, तो उससे जो है आयतन में जो कमी आती है और जो इनिशियल वॉल्यूम होता है उसका जो रेशो है वो कहलाता है संपीड्यता गुणांक। नेक्स्ट जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब तापीय प्रसार और संकुचन। अर्थात जो गैस के अणु हैं उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, ठीक है, और ठोस जो है उनमें बहुत कम है। तो द्रव के अणुओं के बीच में जो दूरी है वो कम और ठोस से अधिक है। ऐसी स्थिति में अर्थात जब ताप बढ़ाया जाता है तो हम अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं और आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार से एक निश्चित दाब पर ताप बढ़ने से द्रव के आयतन में हुई वृद्धि को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन को भी तापीय प्रसार गुणांक के द्वारा मतलब कि थर्मल कोफिशिएंट के द्वारा बताया जाता है, और थर्मल कोफिशिएंट का मान Vt - V0 अपॉन V0 = अल्फा टी के बराबर होता है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो Vt = V0 1 + अल्फा टी के बराबर आता है। थर्मल एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों ही स्थिति में जो गैस है उसमें जो है इसका मान सबसे अधिक होता है। तो गैस फिर लिक्विड और फिर सॉलिड उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो है मतलब कि विसरण। विसरण भी गैसों के बारे में बात करेंगे तो वह इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कुछ गैसों का विसरण बहुत आसानी से हो जाता है और कुछ गैसें जो भारी होती हैं उनका डिफ्यूजन जो है वो कम होता है। इसी प्रकार से गैस में चूँकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो अधिक होती है, खाली स्थान अधिक होता है, तो अणु आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो यदि इसकी डेफिनेशन बताया जाए तो समान ताप व समान दाब पर गैसों के विसरण का वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। तो द्रवों में विसरण होता है, द्रवों में भी होता है, परंतु चूंकि उनके बीच वॉइड्स या खाली स्थान कम पाए जाते हैं अतः विसरण कम होता है। और ठोस में तो यह विसरण न के बराबर होता है, क्योंकि अणु एक दूसरे के इतने अधिक निकट होते हैं कि खाली स्थान बहुत कम होता है, साथ ही जो उनका मूवमेंट है वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो विसरण के लिए रिक्त स्थान का पाए जाना अति आवश्यक है। तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन हुई।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एविडेंस इन फेवर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखिए हमने बताया था इससे पूर्व कि जो लिक्विड होते हैं उसमें जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस किस प्रकार से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये देखा गया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है या आदर्श गैस समीकरण है जिसका जो पी वी इजिकल टू आर टी होता है, उसके अनुसार गैस के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का बल नहीं पाया जाता है, फोर्स नहीं पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़ीरो होते हैं आइडियल कंडीशन। परंतु जब ये देखा गया कि अन्य गैसों के साथ साथ जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि क्लोरीन गैस थी या ऑक्सीजन थी या नाइट्रोजन थी, यहाँ तक कि नोबल गैसेस जो थी उनको भी लिक्विफाई किया जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में जो आया कि इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस या एक प्रकार के वीक अंतराण्विक बल पाए जाते हैं, जिसे कि वैन डर वाल्स बल कहा जाता है। और जो गैस इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, मॉडिफाई करके उस P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इजकल टू आर टी एक नई गैस इक्वेशन की उत्पत्ति हुई, जिसमें P के साथ में प्रेशर करेक्शन है और V माइनस बी मतलब वो वॉल्यूम करेक्शन है। इसके दो प्रकार के प्रभाव दिखते हैं, वो भी इसके एविडेंस हैं कि इसका मतलब कि इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस पाया जाता है। तो पहला प्रभाव है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट जो है सबसे पहले साइंटिस्ट जूल्स ने बताया था। उसके अनुसार जब किसी गैस को बहुत छोटे नोज़ल से प्रवाहित किया जाता है तो एकदम से वो अधिक वॉल्यूम में जाता है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब प्रसारण होता है तो एकदम से जो उस आयतन में उसे फैलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो गैस के अणुओं से ही लेता है। इसीलिए जब नोज़ल में से गैस प्रवाहित होती है तेज़ी से तो वो ठंडी हो जाती है। तो इसका उदाहरण जो है आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि जब साइकिल के टायर ट्यूब में हवा पूरी तरह से भरी होती है और जैसे ही हम उसका नोज़ल हटाते हैं तो आप वहाँ हाथ रख के देखिए वो ठंडी हो जाती है। तो क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है तेज़ी के साथ में, और ऐसी स्थिति में एक्सपेंशन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो अपने अणुओं से ही प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अणुओं के बीच में बल पाया जाता है। दूसरा जो लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैसेस है, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अणुओं के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस पाया जाता है, अंतराण्विक दुर्बल बल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। सबसे पहले जो पुरानी विचारधारा थी जिसमें कि वैन डर वाल्स इक्वेशन लिया गया था रियल गैसेस के लिए, वो गैसेस के लिए था, परंतु जो लिक्विड था, लिक्विड और गैसेस के लिए एक रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई गई। वो थी पाई प्लस 3 फाई स्क्वायर 3 फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा, जहाँ पाई जो है वो रिड्यूस्ड प्रेशर है और थीटा जो है वो रिड्यूस्ड टेम्परेचर है और रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है वो फाई है। तो ये जो है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है और ये द्रव और गैस दोनों पर लागू की जा सकती है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम द्रव अवस्था के जो शेष बिंदु हैं, मतलब कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।